नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड के यूनिट थर्ड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है कर्ट लेविन का व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत। यानी कि आज की क्लास में हम फील्ड थियरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये फील्ड थियरी किसका था? कर्ट लेविन का था। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो जो इसका कॉन्सेप्ट होगा, पर्सनालिटी साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये काफ़ी ब्रॉड है। इसमें जो हेडिंग होता है, हेडिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आप पेपर में लिख लेते हैं। तो इसलिए मैं जो यहाँ पे सभी जितने भी हेडिंग रहता है उस सबको लेता हूँ, जो मेन पॉइंट है उसको भी शामिल करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, यह मुख्यतः क्या है, भौतिक विज्ञान या जो है गणित से इसका क्या है, इसका पूर्व कल्पना लिया गया है। ठीक, और भौतिक शास्त्र और गणित में क्या है, एक मुख्य कॉन्सेप्ट होता है संस्कृति विज्ञान। ठीक है, संस्कृति विज्ञान से क्या है, इसका एक क्षेत्र यहाँ पे लिया गया है। ठीक, तो मुख्य जो इस थियरी का वो है क्या है, मेन सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, ये परिकल्पना एक यह है कि प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में उपस्थित होते हैं। यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि सिद्धांत का थीम या समरी या मेन पॉइंट यही है कि प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में उपस्थित होते हैं। यानी कि आप जिस भी वातावरण में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उसमें जो भी फैक्टर उससे आपका क्या है, व्यवहार प्रभावित होता रहता है। इसी को क्षेत्र सिद्धांत हम कहते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत को समझाने के लिए 3 भागों में बांटकर समझाया है। सबसे पहले इन्होंने बताया व्यक्तित्व की संरचना। देखिए, लेविन ने इसकी व्याख्या करने के लिए गणित की एक विशेष शाखा जिसे संस्कृति विज्ञान कहा जाता है, इसका सहारा लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संस्कृति विज्ञान में क्या होता है, इसमें वस्तुओं के संबंधों यानी कि वस्तुओं के बीच में संबंध क्या है, उसके अंश संपूर्णता संबंध, यानी कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु से क्या है, अंशतः संबंधित है या तो पूर्ण रूप से संबंधित है, ये देखता है। ठीक है, इत्यादि बातों का अध्ययन किसमें किया जाता है, संस्कृति विज्ञान। और मनोविज्ञान में इसको क्या है, संस्कृति मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या करने के लिए कर्ट लेविन ने इसको 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। सबसे पहला है व्यक्ति पर्सन पी, दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण ई, तीसरा है जीवन समष्टि लाइफ स्पेस जिसको यल से डिनोट किया, चौथा है वास्तविकता के स्तर लेवल्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, 4 भाग है। तो पहले हम समझते हैं व्यक्ति पर्सन पी, जो हम और आप है। देखिए, व्यक्ति वातावरण में रहते हुए भी क्या है, उससे जुड़े रहते हुए भी क्या है, वो स्वतंत्र होता है, पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह उससे जुड़े रहते हुए भी क्या है, वह उससे भिन्न होता है या अलग होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप जो है किसी ऐसे वातावरण में हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा जो है क्या है, गर्मी लग रही है, रेगिस्तान में है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो क्षेत्र आपको प्रभावित करेगा, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ लगातार रहता है, वो सर्वाइव करता है, तो रहते रहते उसकी आदत हो जाती है, उतना उसको इफेक्ट नहीं करता है। तो 2 बातें इसमें आप समझिए कि जो पर्सन है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण या तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे क्या है, वो जुड़ा रहता है, जुड़े रहकर वो भिन्न भी होता है। अगर वो अपने मानसिक वृत्तियों को जो है मजबूत कर लेता है तो मनोवैज्ञानिक वातावरण उसको प्रभावित नहीं करता है। तो ये व्यक्ति पर्सन पी है। दूसरा मनोवैज्ञानिक वातावरण। देखिए, 2 प्रकार के वातावरण होते हैं, एक भौतिक वातावरण होता है, एक मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। भौतिक वातावरण क्या होता है, जहाँ आप रहते हैं उसके चारों तरफ जो भी है उस क्षेत्र में, उसे भौतिक वातावरण कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक वातावरण मतलब आपने मन में
जो बनाया हुआ है किसी भी विषय या वस्तु व्यक्ति के प्रति कॉन्सेप्ट, उसे मनोवैज्ञानिक वातावरण कहते हैं। अब मनोवैज्ञानिक वातावरण ही सबसे ज़्यादा भौतिक वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये यहाँ कहना है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित भी करता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक वातावरण या भौतिक वातावरण के क्षेत्र में आता है तो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तीसरा है जीवन समष्टि। जीवन समष्टि क्या होता है? यदि आप P + E कर दें तो क्या हो जाएगा? बराबर L। यानी कि अगर आप पर्सन और मनोवैज्ञानिक वातावरण को मिला दें तो उसको क्या कहेंगे? जीवन समष्टि। क्योंकि एक व्यक्ति का पूरा जीवन का जो है कार्यकाल है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण या भौतिक वातावरण के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इस दोनों को मिला देंगे तो जीवन समष्टि मतलब होता है जीवन का संपूर्ण भाग, इसे जीवन समष्टि कहते हैं। और जीवन समष्टि किस पे डिपेंड करता है? P और E पे। चौथा है वास्तविकता के स्तर। देखिए वास्तविकता के भी कट-लेविन ने 2 स्तर बताए हैं, एक वास्तविकता का स्तर, एक अवास्तविकता का स्तर। वास्तविकता का स्तर ये है कि जितना ज़्यादा आपको आपके आसपास का वातावरण प्रभावित करेगा उतना ही ज़्यादा क्या है आप अवास्तविकता के दौर में जाने को तत्पर होंगे। यानी कि अगर आप अपने से चीज़ों का आकलन नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप जो है अवास्तविकता में गमन करेंगे। यदि आप चीज़ों को अपने हिसाब से क्या है इवेल्युएशन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे तो क्या है आप वास्तविक रियलिटी दुनिया में रहेंगे। तो इस तरह से व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए कट-लेविन महोदय ने 4 संप्रत्ययों की निर्माण किया, जिसकी व्याख्या हमने यहाँ पे की। इसको चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। देखिए सर्कल है, यहाँ व्यक्ति पर्सन P है और ये मनोवैज्ञानिक वातावरण जिसको हम E से डिनोट करते हैं यह है। पर्सन क्या होता है? मनोवैज्ञानिक वातावरण के चारों तरफ घूमता रहता है। देखिए अगर वो उस क्षेत्र में आ जाता है तो वो इसको प्रभावित करता है, अगर नहीं आता है तो स्वतंत्र होता है। और इस सब को जब दोनों को मिला देंगे तो लाइफ स्पेस हो जाएगा। अब अगले हेडिंग बात करते हैं जो दूसरा है व्यक्तित्व की गतिकी, जिसको डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं। अब ये क्या है? लेविन का मत है कि जीवन समष्टि के संरचनात्मक निरूपण से तो यह पता चलता है कि किसी दिए गए समय या परिस्थिति में जीवन समष्टि कैसा होता है। देखिए जो व्यक्तित्व की संरचना था इसके माध्यम से क्या पता चलता है? देखिए इसके माध्यम से ये पता चलता है कि किसी दिए गए समय या परिस्थिति में जीवन समष्टि कैसा होता है, परंतु इससे यह पता नहीं चलता है कि जब कोई व्यक्ति व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है तो वह जीवन समष्टि कैसा होता है। ठीक है, तो इसी बात का पता लगाने के लिए लेविन ने व्यक्तित्व की गतिकी में कुछ संप्रत्ययों का निर्माण किया। इसको हम देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए लेविन ने कुछ गत्यात्मक संप्रत्ययों पर बल डाला है या प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार। सबसे पहला है ऊर्जा। ठीक, देखिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, एक शारीरिक ऊर्जा होती है, एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा होती है। शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति क्या है गत्यात्मक कार्यों को करता है, बाकी कार्यों को करता है। मानसिक ऊर्जा से क्या है व्यक्ति अपने मन के भीतर जो भी चीज़ें हैं उसे शांत करता है और समाज में जो है आगे उड़ता है। तो इसे क्या कहा है इन्होंने? मनोवैज्ञानिक ऊर्जा कहा है। तो लेविन ने कहा है कि यदि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है। ठीक है, अगर आपके शरीर को प्रभावित कर रही है तो वो शारीरिक ऊर्जा होगा। ठीक है, और अगर आपके मन को विचलित कर रही है तो वो मानसिक ऊर्जा होगा। तो इन दिनों में तालमेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति तालमेल बनाता है वो ऊर्जा को अच्छे से नियंत्रण करके उसका उपयोग कर पाता है। दूसरा है तनाव, टेंशन। जब व्यक्ति के अंदर किसी आवश्यकता का उत्पत्ति होती है या जन्म होती है तो उसके अंदर क्या है तनाव या टेंशन की उत्पत्ति हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है। और जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो उसका तनाव खत्म हो जाता है। तीसरा है आवश्यकता। आवश्यकता को कट-लेविन ने 2 प्रकार के बताया, एक अर्ध आवश्यकता, एक पूर्ण आवश्यकता। अर्ध आवश्यकता क्या है? जैसे पूर्ण आवश्यकता क्या है? जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए क्या है पहला जो मेन नीड्स है वो क्या है? भोजन की प्राप्ति करना है। ठीक है, कहीं से भी भोजन मिले उसे भोजन की प्राप्ति करना है। तो ये आवश्यकता हो गया, पूर्ण आवश्यकता। अर्ध आवश्यकता क्या है? अब जो भूखा व्यक्ति है वो भोजन क्या है विशेष होटल में करना चाहता है तो उसे क्या है अर्ध आवश्यकता कहते हैं। और आवश्यकता की पूर्ति जब तक नहीं होती व्यक्ति क्या है तनावग्रस्त रहता है। जैसे ही पूर्ति हो जाती है व्यक्ति का तनाव समाप्त हो जाता है।
चौथा है कर्षण शक्ति। ये जो कॉन्सेप्ट है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लिया गया है। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति, कर्षण मतलब क्या होता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना। व्यक्ति को हमेशा दो बल काम करता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक बल क्या है, व्यक्ति को अपने तरफ खींचता रहता है। यदि धनात्मक जो है कर्षण शक्ति का वेग व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है तो क्या है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है और जल्द लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर ऋणात्मक कर्षण शक्ति का उसके अंदर वेग ज़्यादा है तो व्यक्ति क्या है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है और नकारात्मक चीज़ों की तरफ चल जाता है। सदिश, जिसको वेक्टर कहते हैं, ये भी क्या है, भौतिक विज्ञान से लिया गया। सदिश मतलब क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में प्रयासरत रहना ही सदिश कहलाता है। और सदिश में मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर धनात्मक इच्छा शक्तियाँ और ऋणात्मक इच्छा शक्तियाँ होती है। मतलब धनात्मक विचार और ऋणात्मक विचार व्यक्ति के अंदर उड़ते रहते हैं और उसकी पूर्ति होने पर व्यक्ति क्या है, संतुष्ट होता है। तो ये 4 प्रकार के बताया गया। पहला उपागम संघर्ष, जिसको एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 धनात्मक जो इच्छाएं होती है एक साथ अपनी संतुष्टि व्यक्ति को चाहती हैं। ठीक है, दोनों इच्छाओं को व्यक्ति पूर्ति करना चाहता है, लेकिन उसमें से किसी एक को चुनना होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दोस्त के साथ घूमना जाना चाहता है उसी समय, और उसी समय क्या है, अपने बहन के शादी में भी अटेंड होना चाहता है। इसे उपागम संघर्ष। पर्याय इसका उल्टा है। व्यक्ति के सामने 2 ऋणात्मक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति दोनों इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें से इसे किसी एक को चुनना होता है। जैसे व्यक्ति को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से किसी एक विषय का चुनाव करना हो, लेकिन व्यक्ति दोनों विषय को नापसंद करता। तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार की इच्छा शक्ति या इच्छाएं उसके मन में तत्काल लागू होती है। ठीक है, और उसमें क्या है, व्यक्ति ये कन्फ्यूज हो जाता है कि किसकी पूर्ति करें। जैसे व्यक्ति कोई नौकरी उसका लगता है जिसका वेतन अधिक है, तो इसके लिए धनात्मक हो गया, लेकिन वो क्या है, उस नौकरी में उसको दूर दूर ग्रामीण इलाकों में जाकर क्या है, प्रचार प्रसार करना होगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। ठीक, अब द्विउपागम परिहार संघर्ष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति में बहुत सारे धनात्मक ऋणात्मक इच्छा शक्ति एक साथ होते हैं, जिनकी व्यक्ति पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा वो क्या टेंशनाइज हो जाता है, तनाव हो जाता है, और अगर इनकी पूर्ति नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर चिंता भी उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान दौर व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही तमाम जो है द्विउपागम परिहार संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये व्यक्तित्व की गतिकी का व्याख्या इतने हेडिंग के द्वारा कट लेविन ने करने का प्रयास किया है। अब तीसरा है व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने व्यक्ति के विकास की व्याख्या के लिए निम्नलिखित 2 तरह के संप्रत्ययों को महत्व बताया। इन्होंने बाकी मनोवैज्ञानिकों की तरह व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अवस्थाओं का जिक्र नहीं किया है, और इन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता परिपक्वता के महत्व को न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार किया है, बल्कि इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए 2 तरह के संप्रत्ययों को महत्वपूर्ण बताया। पहला व्यवहारात्मक परिवर्तन, दूसरा विभेदीकरण या एकीकरण। अब व्यवहारात्मक परिवर्तन क्या है, व्यक्ति का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है उसके व्यवहारों में परिपक्वता आती जाती है, उसका व्यवहार क्या है, सुदृढ़ होने लगता है और काफ़ी जटिल होने लगता है। जैसे व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है तो उसका व्यवहार बहुत सुगम सरल और आसान होता है, लेकिन जैसे वृक्षावस्था में जाता है उसका व्यवहार परिपक्व हो जाता है और उसका व्यवहार क्या है, चेंज होता रहता है, उसके व्यवहार को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक, दूसरा विविधीकरण एकीकरण। अब विविधीकरण से क्या तात्पर्य है, संपूर्ण व्यक्ति के स्वतंत्र हिस्सों या भागों में वृद्धि होता है। विविधीकरण से मतलब यह है कि व्यक्ति के स्वतंत्र हिस्सों या भागों में वृद्धि होता है, यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या है, उसके अंदर तमाम नई नई क्वालिटी क्या है वो सीख लेता है, और चीज़ों में क्या है वो विभेद करना भी सीख लेता है। तो इसे विभेदीकरण करेंगे। एकीकरण से तात्पर्य पी तथा ई के विभिन्न क्षेत्र एक पदानुक्रम ढंग से संगठित होकर व्यक्ति के व्यवहार को संगठित करता है। इस संगठन का स्पष्ट आभास शिशु में मिलता है। देखिए, एकीकरण से तात्पर्य कि पी तथा ई के विभिन्न क्षेत्र एक साथ जो है हायरार्की वे से मिलकर क्या है, व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसी को एकीकरण कहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो उसका व्यवहार क्या है, वो चीज़ों को इंटीग्रेट करने लगता है, चीज़ों को जोड़ के समझने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, जिसका अभाव छोटे बालकों में पाया जाता है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में देखा कि हमने एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 3 जिसका नाम है
मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थियरी। इसके अंतर्गत यूनिट 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक कर्ट लेविन का व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। हमने जो है कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करने का प्रयास किया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।